भरी दुनिया में बसती है कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक कोई इन्हें नहीं मानता। जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। यह खौफनाक कहानी आज से लगभग 22 वर्ष पहले की है, जब इंसान जिंदगी से तेज दौड़ सकते थे और मोमबत्तियां बिजली का काम किया करती थी। उस दिन होटल पहुंचने तक मेरी टांगे जवाब दे चुकी थी, क्योंकि हाथरस से ऋषिकेश की 375 किलोमीटर लंबी यात्रा बस द्वारा लगातार चलना मामूली नहीं थी। सूरज ढलते ही ठंड पड़ चुकी थी। गंगा जी का पानी ठिठुर रहा था। गर्म पानी मंगाकर पैरों की सिकाई की गई और तय किया कि भोजन करके कुछ देर सोया जाए। रात के तीसरे पहर में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सुबह 4 बजे वाली सबसे पहली बस से आगे की यात्रा की जाए। मैं भोजन करके जल्दी ही सो गया। सुबह जल्दी उठना है के चक्कर में रात बेचैनी से कटी। रात 2:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने रिसेप्शन पर बैठे शख्स को जगाया और उससे एक बाल्टी गर्म पानी मांगी। वो बोला, साहब गर्म पानी का आपको अलग से 5 रुपए देने होंगे। मैं झुंझुलाकर बोला, जब शाम को कमरा लेने आया था तब 100 रुपए में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसा क्यों कहा था? बाबूजी, उनका तो काम ही है कहना, लेकिन यहाँ सारी व्यवस्था तो मुझे ही करनी पड़ती है। ये भी तो देखो, इतनी सुबह आपके लिए मुझे भी तो जागना पड़ रहा है। उसने तपाक से उत्तर दिया, जैसे उसकी दुम पर मैंने अपने पांव रख दिए हों। ठीक है, ले लेना भाई, बस जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूं तब तक मुझे गर्म पानी तो मिल ही जाना चाहिए, मैंने रौब जमाते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर में गर्म पानी मिला, जो कि गर्म पानी के नाम पर बस गुनगुना ही था। शायद मुझे ऐसी ठंड में अत्यधिक गर्म पानी चाहिए था। खैर, मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने फटाफट गर्म पानी की बाल्टी को उठाया और नहाने चला गया। थोड़ी देर में ही नहाकर मैं बाहर आ गया। सरसों के तेल से मालिश करके अपने बदन को दुरुस्त किया। बचपन में माँ से सुना था कि सरसों का तेल यदि अपने जिस्म पर लगा लिया जाए तो ठंड का एहसास कम होता है। सारे बिखरे सामान को अपने एक ट्रैवलिंग बैग में डालकर अच्छी तरह से पैक किया गया। रिसेप्शन पर पहुंचा तो देखा कि जनाब ऊँघ रहे हैं। मैंने उनको जैसे ही हिलाया तो वो बोल पड़ा, अरे अरे, ये क्या तरीका है किसी को उठाने का? आप मुंह से भी तो बोलकर उठा सकते हो। देखो महाराज जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे यहाँ होटल से 2 किलोमीटर पैदल चलकर बस अड्डे से चंबा होते हुए उत्तरकाशी जाने वाली बस पकड़नी है। होटल दूर होने की वजह से और सुबह होने की वजह से यहाँ से बस अड्डे तक की यात्रा मुझे पैदल ही तय करनी है। मैं जल्दबाजी में उसे बोलता ही चला गया, देखिए साहब, यदि आपको देर हो रही है तो बोलिए, मैं आपको अपनी लूना फटफटिया से पहुंचवा देता हूँ, लेकिन जनाब उसके लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। रिसेप्शन पर बैठे शख्स ने आंखों में चमक लिए हुए कहा, हद है, पैसा ही तुम लोगों के लिए सब कुछ है क्या? इंसानियत नाम की भी कोई चीज है या नहीं? समझ नहीं आता कि चंद कागज के टुकड़ों के लिए मिट्टी के बने इंसान इतने लोभी कैसे हो जाते हैं। नहीं महाशय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास अभी काफी वक्त है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। ये कहते हुए मैंने होटल के बिल का भुगतान किया और अपना बैग उठाकर पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। वैसे यहाँ गंगोत्री लॉज रुकने के लिए उत्तम था और यहाँ के रसोइये ने उम्दा खाना भी खिलाया था। रेट कुछ ज्यादा था, लेकिन उम्दा खाने ने कसर पूरी कर दी। होटल से बस अड्डे के रास्ते में गंगा नदी की अविरल धारा अलग ही छटा बिखेर रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। आसपास दूर के घरों के जलते हुए बिजली के बल्ब की प्रतिबिंब गंगा नदी की धारा पर पड़ रही थी, जो अलग ही चमक बिखेर रही थी, मानो जैसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। समय की कमी की वजह से मुझे अपनी इच्छाओं पर काबू करना पड़ा। अगली बार गंगा स्नान का मन में संकल्प लिए मैं बस अड्डे पर पहुंच गया। घड़ी में वक्त देखा तो 3:50 हो रहे थे। उत्तराखंड रोडवेज की बस मुझे अंदर घुसते के साथ सामने ही दिख गई, जिस पर ऋषिकेश से उत्तरकाशी वाया चंबा का बोर्ड लगा हुआ था। कंडक्टर से उत्तरकाशी तक जाने की एक टिकट लेकर मैं बस में चढ़ गया। मैंने बस में खिड़की वाली सीट पकड़ ली। पहाड़ी इलाकों में चलने वाली बसें सुबह ही रवाना हो जाती हैं। पहला कारण ये कि रास्ता पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, जो अत्यधिक सकरा है। दूसरा ये कि रास्ते में अनेक घुमावदार मोड़ भी आते हैं। गाड़ी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर में मेरे बगल वाले यात्री के खर्राटे शुरू हो गए, मानो जैसे जनाब पूरी रात नहीं सोए हों। सुबह के 9:30 हो चले थे और गाड़ी में हीटर चल रहा था। थोड़ी देर चाय और लघुशंका के काम से बस 20 मिनट के लिए चंबा नामक जगह पर रुकी। बाहर निकलते ही ठंड का पता चल गया।
कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ सर्द हवाओं की हल्के हल्के झोंके बह रहे थे। ठंड से दोनों हाथ सुन्न पड़ गए थे और नाक सुर्ख लाल हो गया था। मैं दोनों मुट्ठियों को सिकोड़कर उसमें फूंक मारकर गर्म करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बस से निकलकर चाय बनने तक ठिठुर चुका था। होटल की भट्टी की आंच भी गर्माहट नहीं दे रही थी। बस के एक सहयात्री ने बताया कि 2 दिनों से यहाँ पाला पड़ रहा है। लगता है ऊपर चोटियों में इस वर्ष जल्दी ही बर्फ पड़ गई है। इस तरफ पानी भी जमने लगा है। जल्दी से चाय के घूंट लेकर मैं बस की तरफ बढ़ लिया। जल्दी से बस में घुसकर मैंने सोने का यत्न किया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद नींद आई तो सपने में एक भयानक चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा लगातार बदलता जा रहा था। उसके रूप बदलते जा रहे थे। वो मुझे कह रही थी, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। फिर उसके चेहरे का रंग अनवरत बदलने लगा। मैंने उसे गाली दी और गन की ओर हाथ बढ़ा रहा था। गन मेरे हाथ से दूर छिटकती जा रही थी। तभी मेरी आंख खुली तो देखा कि बस जंगल में खड़ी है। वहां आसपास ना तो कंडक्टर ना ही कोई यात्री बस में नजर आ रहा है। ये देखकर मेरी हालत नाजुक हो गई। मेरे लिए विकट परिस्थिति हो चली थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस बस के सारे यात्री किधर गए। कहीं इसका उस सपने से कोई लेना देना तो नहीं। कहीं ये लघु स्वप्न किसी घटना का परिसूचक तो नहीं है। मैं टकटकी लगाए बस में बैठे बैठे चारों ओर निहार रहा था। उस स्वप्न के कारण मन में नकारात्मक विचार हावी हो रहे थे। दिमाग में ये मंथन चल रहा था कि कहीं उसका कथन वास्तविकता का रूप तो नहीं लेने वाला है। मैं अपनी सीट से एकाएक उठ खड़ा हुआ और इस डरावनी खामोशी को चीरता हुआ अपने आप से बुदबुदाया, नहीं, वो मात्र एक स्वप्न था। मुझे बस से नीचे उतर कर देखना चाहिए। मन में ये विचार लिए मैं बस से जैसे ही नीचे उतरा तो देखा कि कंडक्टर वहीं नीचे खड़ा था। उसे देखते ही मैंने राहत की सांस ली और कंडक्टर से बस रुकने का कारण पूछा। वो बोला, साहब, गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया है और उसे बदला जा रहा है। आप गहरी नींद में सो रहे थे तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। आपकी थकान को देखकर लगता है आप काफी दूर से आ रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। मैं हाथरस से आ रहा हूँ और मुझे उत्तरकाशी जाना है, मैंने उसको जवाब दिया। ये सुनते ही कंडक्टर ने एक प्रश्न कर दिया। आपकी बोलचाल से तो ये पता लग रहा है कि आप यहाँ के नहीं हो। पहले कभी उत्तरकाशी आए हो या किसी काम से जा रहे हो? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, जो कि उत्तरकाशी से लगभग 425 किलोमीटर पड़ता है। उत्तरकाशी के गंगोई गांव के इंटर कॉलेज में मेरा सहायक अध्यापक के पद पर चयन हुआ है। मैं आज वहां ज्वाइन करने जा रहा हूँ। वाह गुरुजी, ये तो अच्छी बात है। आपको वहां किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बाकी मेरा मानना है जो यहाँ आया है वो यहीं का होकर रह जाता है। बहुत ही मनोरम वातावरण है इधर का। कंडक्टर अपने ज्ञान का विस्तार मेरे समक्ष करने में लगा हुआ था। इतना कहने के बाद वो बस के पीछे की तरफ चला गया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि बाकी सारे यात्री धूप से गर्मी चुराने में व्यस्त थे। मैंने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगड़ाई ली तो देखा कि बाकी सभी यात्री बारी बारी बस में चढ़ने लगे। बस का टायर बदला जा चुका था। मैं भी वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। यात्रियों के बैठते ही बस एक बार फिर से चल पड़ी। बस ने रफ्तार पकड़ी तो मील का पत्थर बता रहा था कि उत्तरकाशी अब मात्र 39 किलोमीटर ही दूर है। टिहरी के धरासू बैंड के बाद ही उत्तरकाशी जिला का प्रारंभ हो जाता है। धरासू बैंड से उत्तरकाशी 39 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जंगल के बीच घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर इतने मोड़ हैं कि गिनती ही नहीं हो सकती। सर्पीला रास्ता गाड़ी की स्पीड बढ़ाने ही नहीं दे रहा था। लगभग और 1.25 घंटे में ही बस उत्तरकाशी पहुंच चुकी थी। घड़ी में वक्त 2 बजे का हो चला था। मैंने स्थानीय लोगों को अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि गंगोई गांव वहीं पास में ही था। वहां मुख्य सड़क से गंगोई गांव लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां जाने के लिए खड़ी चढ़ाई थी। काफी मशक्कत करने के बाद ठीक 3:30 बजे गंगोई इंटर कॉलेज में मैंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। सामान ज्यादा होने की वजह से चढ़ाई में कुछ ज्यादा वक्त लग गया था। स्थानीय लोगों की मदद से गंगोई गांव के पोस्ट ऑफिस के सामने ही किराए पर घर भी मिल गया। अगले ही दिन से मैं निरंतर समय से विद्यालय आने जाने लगा। हालांकि मेरे मूल स्थान हाथरस से ये जगह काफी दूर पड़ती थी, लेकिन ये जगह वाकई अब धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगी थी।
इसकी एक बड़ी वजह यहाँ के मितभाषी लोग भी थे। ये लोग गुरु की बहुत इज्जत करते थे। खाली गैस का सिलेंडर ले जाकर उसे भरवा कर लाना हो या किसी भी तरह का काम हो, सभी इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर पूरा कर दिया करते थे। वक्त के साथ साथ स्थानीय लोगों पर अब मेरी पकड़ मजबूत हो चली थी, जिसके फलस्वरूप मुझे सब्जियां कम ही खरीदनी पड़ती थी। स्थानीय निवासी ताजी सब्जियां भेंट कर जाते थे और ताजी सब्जियां खाने का मजा अलग ही होता था। चाहे वो पहाड़ी पालक हो या तोमड़ी आलू, इनको बनाते वक्त ही इनसे आने वाली खुशबू मंत्रमुग्ध कर देती थी। इसे खाते वक्त तो मैं अपनी उंगलियों को चाटने पर मजबूर हो जाता था।